हेलो फ्रेंड्स, एचआरएम के कुछ और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे ही क्वेश्चन आंसर्स आपके जून 2023 में पूछे गए थे और इन क्वेश्चन आंसर से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका जो एचआरएम का पेपर है इलेक्टिव बहुत ज़्यादा ही मुश्किल नहीं होता है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आने वाली। और लास्ट टाइम जो आपका एग्जाम था तो उसमें 6-7 केस स्टडीज पूछी गई थी 5-5 नंबर की। जो टॉपिक्स थे वो आपके एचआरएम के टॉपिक थे, जैसे आपका मूड लाइटनिंग हो गया, इस तरह के कुछ टॉपिक्स थे और उसके ऊपर आपकी केस स्टडीज पूछी गई थी। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, आप लोगों को पूरा पैसेज रीड करके जो है 5 क्वेश्चन के आंसर्स देने रहते हैं। ठीक है, और बहुत सारी जो टर्म्स है वो भी आपकी जो एचआरएम की बुक है उसमें से बहुत सारी टर्म्स पूछी जाती है और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल कराई थी उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स थे। जो भी मैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने के लिए बना रही हूँ, मैंने खुद से नया नहीं बनाया, ये वही पुराने क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के साथ कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे दोबारा रिपीट करा रही हूँ। ठीक है, तो जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स है इनकी पीडीएफ आपको टू हैंड्स ऐप में मिल जाएगी, वहां से आप वो पीडीएफ को अवेल कर सकते हैं। टू हैंड्स का जो टेलीग्राम चैनल है वहां से भी आप पीडीएफ को सीधे देख सकते हो। अप्रोक्स 400 क्वेश्चन है, उनको आप लोग अच्छी तरह से गो थ्रू कर लीजिए। मैंने 15-16 वीडियोस बनाई है, उनको गो थ्रू कर लीजिए। एबीएम का मॉड्यूल बी अगर टाइम है तो उसको भी गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि वो पूरा ही आपका एचआरएम है। इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अगर टाइम बचता है तो एबीएफएम का मॉड्यूल जो ए का चैप्टर 1 है उसमें काफी बेसिक आपको एचआरएम के बारे में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा आपका थोड़ा सा बेसिक हो गया। अब हम सीधे अपने क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। ये सारे ही जो हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे 100% सब आपके पूछे गए हैं, तो मैंने कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो यहाँ पे नहीं रखा है। वो आपका इससे पहले मैंने जो 13 से पहले का पार्ट बनाए थे वो सारे ही 1 से 12 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है। अब जो मैं वीडियोस बना रही हूँ सारे ही वो क्वेश्चन है जो आपके जून 2023 में पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन आपका था, व्हाट इज पार्टिसिपेशन थ्रू क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल पे आपका क्वेश्चन पूछा गया था। क्वालिटी सर्कल एग्जैक्टली क्या होता है, तो देखिए इसकी जो शुरुआत है ना वो जापान से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल वाज ओरिजिनेटेड इन जापान इन अर्ली 1960। तो 1960 में इसकी शुरुआत जापान में की गई थी एंड हैज नाउ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो शुरुआत जापान से हुई थी 1960 में, लेकिन अभी ये हर जगह फैल चुका है। बट क्वालिटी सर्कल होता क्या है? ठीक है, एक सर्कल मान लीजिए, इसको आप क्वालिटी सर्कल बोल रहे हैं। ठीक है, अ क्वालिटी सर्कल कंसिस्ट ऑफ 7 to 10 पीपल फ्रॉम सेम वर्क एरिया who meet regularly to define, analyze and solve quality and related problems in their areas। तो मान लीजिए सेम टाइप का काम होगा, मान लीजिए आईटी इंडस्ट्रीज है तो 7 से लेके 10 लोगों का ग्रुप होगा जो कि टाइम टू टाइम मीटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ऐसा हम क्या करें कि काम में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, जो क्वालिटी, उसको हम लोगों को कैसे इंप्रूव करना है। जैसे मतलब डिस्कशन करेंगे कि ऐसे ऐसे दिक्कत आ रही है, इसको कैसे दूर करना चाहिए, ये जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं इसकी क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करना चाहिए। तो इसको लेके वो बातचीत करते, रेगुलरली मिलते हैं। ट्रेनिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इज प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो ट्रेनिंग इनके मेंबर्स को दी जाती है। क्वालिटी सर्कल आर सेट टू प्रोवाइड क्विक कंक्रीट एंड इंप्रेसिव रिजल्ट व्हेन करेक्टली। अगर इस मेथड को आपने अच्छे से लगाया ना तो ये बहुत इंप्रेसिव मेथड होता है। जैसे बोलते हैं ना, जो भी वीकनेस है उस पर काम करना, तो क्वालिटी सर्कल उसी कंसेप्ट पे काम करता है कि 7 से 10 लोग मिलेंगे, देखेंगे कि जो काम है, जो प्रोडक्ट है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। रेगुलरली उसके बारे में बातचीत होगी। जब सेम चीज पर बार बार फोकस करते हैं, उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं, कुछ कमियां है, कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको दूर करने के बारे में बात करते हैं, उसका सॉल्यूशन देख के उसको आप इंप्लीमेंट भी करते हैं, तो ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट की क्वालिटी बना के देता है। ठीक है, तो जापान में इसकी शुरुआत की गई थी और इनका क्या मानना था, जो जापान की कंपनीज, आपको मालूम होगा कि शुरुआत में जो थी जापान की कंपनीज सोचती थी कि हम एकदम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, खराब से खराब डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो है बना के दें, मतलब बहुत अच्छी हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी हो। तो जब आप किसी चीज की क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर बातचीत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा था, जो भी काम हो रहा था, उसको लेकर 7 से 10 लोग मिलते थे, रेगुलरली बातचीत करते थे, देखते थे कि कैसे जो है इसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना है। अगर उस एरिया में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में लोग बातचीत करते थे और फिर क्या उसका सॉल्यूशन है उसको लेके भी वो पूरा जो है मेथड पूरा इंप्लीमेंट करते थे। अगर जो मेंबर्स है, जो लोग हैं, अगर उनको कोई ट्रेनिंग देनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो वो भी उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। तो मेन पर्पस क्वालिटी सर्कल का है कि एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के देना। उसको लेके क्वालिटी सर्कल में कुछ लोग होते थे जो रेगुलरली मिलते थे, बात करते थे, एनालाइज करते थे और जो भी क्वालिटी उसको कैसे इंप्रूव करना है, कुछ प्रॉब्लम्स उसको कैसे दूर करना है, उसके बारे में बातचीत की जाती थी इस क्वालिटी सर्कल के द्वारा। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी था, पिग्मेलियन इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात है, इसको आप लोग चाहे तो अपने ऑफिस में कभी लागू कर लेना, आपके ऊपर भी ये काम करेगा। इसको आप प्रैक्टिकल भी खुद से कर सकते हैं। तो ये है क्या एग्जैक्टली,
दिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन एंड पॉजिटिव रिजल्ट। तो देखना जैसे कोई बच्चा है, मान लीजिए आप उसकी तारीफ कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए बच्चे ने आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाया और उसमें आपने मार्क्स देखे कि मैथ्स में उसके 100 में से सिर्फ 50 मार्क्स है, ठीक है। तो आप क्या कर दीजिए, उसकी तारीफ कर दीजिए कि ये तो बहुत अच्छे मार्क्स है, तो वो बच्चा खुश हो जाएगा, ठीक है। तो यानी अब आप उसको ये दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छे मार्क्स है, तो उस बच्चे को लगेगा कि मेरे से सब जो है अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसको फील होगा कि मेरे से कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ, ऐसी उसको फीलिंग आएगी। और अगली बार सच में उसके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इस बार भले उसके रिपोर्ट कार्ड में 50 मार्क्स थे, बट आपने उसकी तारीफ करके एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस दिखाया कि हम आपसे अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपने उसकी बहुत तारीफ की, तो उसको लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगली बार उसका आप रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो उसमें 100 में से आपको 80 मार्क्स मिलेंगे। ये होता है, आप चाहे तो रियल लाइफ में इसको लागू करके देखना, बिल्कुल ये होता है, ठीक है। तो यही आपका पिग्मेलियन इफेक्ट है। दिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन एंड पॉजिटिव रिजल्ट। अगर आप किसी से पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस चाह रहे हैं, ठीक है, और आप देखना कि सच में अगर आप पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन चाह रहे हैं तो सच में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। इफ द बॉस कंसिडर द एम्प्लॉय ए हार्ड वर्किंग पर्सन, अगर आपका बॉस आपकी तारीफ करता है कि तुम तो बहुत हार्ड वर्किंग है, देन द एम्प्लॉय विल ट्राई टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन। तो जो बॉस ने एक्सपेक्टेशंस की है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग है, तो जो एम्प्लॉय है वो मेहनत करता है ताकि वो अपने हार्ड वर्किंग वाली जो बात है उसको पूरा कर सके, एंड विल डू हार्ड वर्क, और सच में हार्ड वर्क करना शुरू कर देता है। दिस इज यूज टू मोटिवेट एम्प्लॉय एंड बाय पॉजिटिव। तो जो एम्प्लॉय है उनके अंदर मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उनसे एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखें, ठीक है, और उसके अंदर जो एम्प्लॉयज है उनके अंदर पॉजिटिविटी भी जनरेट होती है। तो वही आपका पिग्मेलियन इफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, ये रिलेशनशिप बताता है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस के बीच में और पॉजिटिव रिजल्ट के बीच में। तो ये बोलता है कि पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन और पॉजिटिव रिलेशन के बीच में डायरेक्ट जो है रिजल्ट है, डायरेक्ट जो है ये ग्राफ बनता है। इसमें सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी से अच्छा पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो सच में आपको पॉजिटिव रिजल्ट आके देगा। जैसे एक बॉस है अपने हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय को, अपने एम्प्लॉय के बारे में बोलता है, मान लीजिए वो हार्ड वर्किंग है ही नहीं, आप किसी पे लागू करके देखना कि एक ऐसा एम्प्लॉय जो आपको एवरेज लगेगा, आप उसकी तारीफ करना सबके सामने, आप बोलना कि तुम बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, सबके सामने बोलना, तो उसको लगेगा कि मेरे लिए तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रख रहा है मेरा बॉस, ठीक है। और वो सच में हार्ड वर्क करके वो आपको प्रूफ करके दिखाएगा। ऐसा आप चाहे तो रियल लाइफ में भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप किसी ब्रांच में ब्रांच मैनेजर, आपके अंडर जो एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उनके ऊपर भी लागू करके देखना। जो आपका एवरेज आपका एम्प्लॉय है ना, उसकी एक बार आप सबके सामने तारीफ करके देखना, आपको लगेगा एवरेज है, पर आप उसको दिखाना कि तुमने तो बहुत अच्छा किया है, एक बहुत ज्यादा उसकी तारीफ करना, उसके अंदर मोटिवेशन अपने आप ही आएगा और वो खुद को अच्छा प्रूफ करने में लग जाएगा, और सच में वो उस बात को प्रूफ करेगा जो आपने बोला। आपने बोला हार्ड वर्किंग को हार्ड वर्किंग बन के दिखाएगा। इस इफेक्ट को बोलते हैं पिग्मेलियन इफेक्ट। तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट इज ऑगमेंटेड लर्निंग? ऑगमेंटेड लर्निंग के ऊपर भी क्वेश्चन था, ये क्या होता है? तो ऑगमेंटेड लर्निंग क्या होता है? इट इज ऑन द डिमांड लर्निंग, इसको बोलते हैं ऑन द डिमांड लर्निंग। ये एक टेक्निक होती है वेयर द इन्वायरमेंट अडेप्ट टू द लर्नर। अब जैसे कोई स्कूल है, मान लीजिए, इसको भी हम क्लास से समझते हैं। मान लीजिए क्लास है जिसमें एक टीचर है, ठीक है। अब एक टीचर एक बार में क्लास में मान लीजिए 30 बच्चों को एक साथ पढ़ा रही है, तो जो टीचर है बच्चों को 30 बच्चों को अपनी एक टीचर के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसा टीचर पढ़ा रही है उनको वैसे समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। बट ऑगमेंटेड लर्निंग में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जो टीचर है वो देखती है कि बच्चा कैसे पढ़ना पसंद कर रहा है, उस हिसाब से उसको पढ़ाएगी। तो वही है ऑगमेंटेड लर्निंग। यानी जैसे हम डिमांड कर रहे हैं उस हिसाब से हमें लर्निंग दी जा रही है, तो वो हमारी ऑगमेंटेड लर्निंग हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारे हिसाब से जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, यहाँ पे लर्नर ये लिखा हुआ है, जो सीखने वाला है उसके हिसाब से आपका लर्निंग इन्वायरमेंट बनाया जाता है। अगर आपके हिसाब से इन्वायरमेंट बनाया जाएगा तो आप बेटर वे में सीख पाते हो। ये बिल्कुल वैसे ही कि आप मान लीजिए आपको जो टीचर है आपको जैसे ब्लैक बोर्ड में पढ़ना पसंद नहीं है, आप बोल रहे हैं कि मुझे स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाओ। अब टीचर सच में जो है स्लाइड का इंतजाम करा दिया, आपको स्लाइड में ही पढ़ा रही है, अब आपको अच्छा समझ में आने लगा, तो ये आपके लिए ऑगमेंटेड लर्निंग करेगा, ठीक है। तो ऑगमेंटेड लर्निंग में जो टीचर है, मतलब जो पढ़ाने वाला, उस पर ज्यादा फोकस नहीं होता, उसमें मेन फोकस सीखने वाले के ऊपर होता है। जो इन्वायरमेंट है उस हिसाब से बनाया जाता है जिस हिसाब से जो लर्नर है चाहता है। ऑगमेंटेड लर्निंग इज ऑन डिमांड लर्निंग टेक्निक वेयर द इन्वायरमेंट अडेप्ट टू द लर्नर। तो जो इन्वायरमेंट है वो लर्नर के हिसाब से बनाया जाता है। व्हेन ए लर्नर इंटरेक्ट विद ई लर्निंग इन्वायरमेंट, जब आप ई लर्निंग में कुछ सीखते हो तो वो भी आपका ऑगमेंटेड लर्निंग होता है। बाय अडॉप्टिंग टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, तो आपकी क्या नीड्स है उस हिसाब से अडॉप्ट किया जाता है। द कंटेक्स्ट ड्राइवर इंस्ट्रक्शंस कैन बी डायनामिकली टेलर टू द लर्नर नेचुरल इन्वायरमेंट। तो टेलर्ड मतलब आपको जो पढ़ाया जा रहा है ना, तो वो बिल्कुल वैसे ही जैसा आप खुद पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो आपका खुद का नेचुरल इन्वायरमेंट आप क्या चाहते हैं, जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, वो क्या इन्वायरमेंट चाहता है, उसी हिसाब से इन्वायरमेंट बना के उसको सिखाया जाता है। ऑगमेंटेड डिजिटल कंटेक्स्ट में इंक्लूड टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। टेक्स्ट हो सकती है, कोई इमेज है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, कोई म्यूजिक है, कोई वॉइस है, किसी भी फॉर्म में आपको जैसा आप चाहते हो, जैसा लर्नर चाहता है, उस हिसाब से उसको इन्वायरमेंट बना के पढ़ाया जाता है। बाय पर्सनलाइजिंग इंस्ट्रक्शंस ऑगमेंटेड लर्निंग हैज बीन शोन टू इंप्रूव लर्निंग परफॉर्मेंस कंसिडर। तो अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिला। अब आपको बोरिंग क्लासेस लगती तो आपको लगता है कि क्लासेस के बीच में
5 मिनट का म्यूजिक होना चाहिए, 5 मिनट कुछ गाने बजाने होने चाहिए। तो टीचर भी वैसे ही करेगा, अच्छा आधे घंटे की क्लास है तो 15 मिनट बाद 5 मिनट के लिए गाने बजाने होंगे। तो उससे क्या है, आप मतलब जैसा आप चाहते हो आपके हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। और अगर ऐसा सच में होता है तो आप देखते हो कि इसमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होता है। मतलब जो लर्नर है वो काफी कुछ सीखता है, क्योंकि उसके हिसाब से ही माहौल बनाया जाता है, जैसा वो चाहता है इन्वायरमेंट को उस हिसाब से ढाला जाता है, ताकि लर्नर जो चाहे उस हिसाब से काम हो और वो ज्यादा अच्छी तरह से सीखे। अब एक टीचर है, मान लीजिए 30 बच्चे, तो उनके लिए तो ऑगमेंटेड लर्निंग पॉसिबल नहीं है। बट बहुत हाई लेवल पे जहाँ पे जो लर्नर है उनके लिए कुछ स्पेसिफिक टीचर्स ही अवेलेबल कराया जा रहा है, तो वो टीचर्स उस बच्चों के हिसाब से जो है खुद को ढाल के पढ़ाना शुरू करती है। तो वही हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा ऑगमेंटेड लर्निंग का। कलेक्टिव बार्गेनिंग के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ये मैं ऑलरेडी आपको पुराने पार्ट में करा चुकी। कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है कि दो पार्टीज मिलके जो है किसी टॉपिक का जो है कंक्लूजन निकालते हैं, डिस्कशन करती है, ठीक है, नेगोशिएशन करती है। तो कितने टाइप का कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है उसको आज हम पढ़ेंगे। दो तरीके का होता है, एक है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव और दूसरा होता है इंटीग्रेटिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग और दूसरा होता है इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, इसकी ये जो लाइन है इससे समझेंगे, विन लॉस सिचुएशन को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव और विन विन सिचुएशन को बोलेंगे इंटीग्रेटिव। विन लॉस का क्या मतलब हो, इसमें एक पार्टी की बात सुनी जाती है और दूसरे वाले की बिल्कुल भी नहीं, मतलब इसमें एक पार्टी की जीत हो जाती है 100% और दूसरे पार्टी की बिल्कुल हार हो जाती है 0%, तो वो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। इंटीग्रेटिव में क्या होगा, विन विन सिचुएशन, इस पार्टी का भी 100% बात सुनी जाएगी, इसकी भी 100% बात सुनी जाएगी, मतलब सॉरी 100 नहीं 50-50, दोनों की आधी आधी बातें अगर पूरी की जाएंगी तो उसको बोला जाएगा इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। एग्जाम्पल के लिए समझते, बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेंगे फिर इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। आपने दुकान में जाके बोला कि दुकानदार ने बोला कि सूट है 1000 रुपए का, ठीक है। आपने बोला नहीं कम करो, बहुत महंगा बहुत महंगा, ऐसे बोला। आपने बोला नहीं 500 करो, 800 करो, 900 करो, माना ही नहीं। उसने बोला नहीं 1000 से कम होगा नहीं, आपको अगर लेना है तो लीजिए वरना रहने दीजिए। आपको सूट पसंद आया और आपको लगा कि हाँ सच में शायद ये 1000 का ही होगा और आपने उसको 1000 रुपए दे दिए, तो ये जो दुकानदार है वो पूरा जीत गया और आप बिल्कुल ही हार गए। आपने बोला था 500 700, कुछ भी नहीं हुआ, आपको दुकानदार की बात माननी पड़ी पूरी की पूरी ना। तो वो उस केस में दुकानदार तो जीत गया, आप हार गए। हारना नहीं बोलना चाहेंगे, सिचुएशन ऐसी कि हमें समझना पड़ा उसे, ठीक है। तो इस वाली सिचुएशन को बोलते हैं विन लॉस सिचुएशन। तो ये जो बार्गेनिंग हुई आप और दुकानदार के बीच में, इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। दुकानदार ने बोला था सूट है 1000 का, आपने बोला नहीं 500 करो 700 करो, फाइनली जो है मान लीजिए वो 800 में मान गया या मान लीजिए 750 में मान गया। तो आप दोनों की बात, दोनों के लिए फायदा हो गया, आपको भी लगा कि रेट कम हो गया, दुकानदार को भी लगा कि मेरा सूट बिक गया, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। तो ये जो बार्गेनिंग हुई इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, ठीक है। तो सूट के एग्जाम्पल आपको आइडिया लग चुका होगा। अगर एक पार्टी की सारी बात मानी जाए और दूसरे की बिल्कुल भी बात ना मानी जाए उसको बोला जाएगा विन लॉस। अगर दोनों जो है बीच में एक म्यूचुअल सेटलमेंट में आ जाए कि हाँ थोड़ा हम एडजस्ट करेंगे, थोड़ा तुम एडजस्ट करो, थोड़ी तुम्हारी बातें सुनी जाएगी, थोड़ी बहुत हमारी बातें सुनी जाएगी, अगर इस तरीके की परिस्थिति हो तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। तो पहले डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग से समझते हैं। दिस इज अ स्ट्रेट आउट हैगलिंग ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पाई। हेयर द इकोनॉमिक इशू लाइक वेज सैलरीज एंड रिम्यूनरेशंस आर डिस्कस। तो यहाँ पे जैसे आपकी सैलरी कितनी बढ़ानी है, कितना वेज बढ़ाना है, कितना पैसा देना है, तो उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। अंडर दिस बार्गेनिंग, इस बार्गेनिंग में क्या होगा, वन पार्टी गेन इज अनदर पार्टी लॉस। इसमें अगर एक पार्टी जीतेगी तो दूसरे का फायदा उसमें होगा। इट इज अ विन लॉस। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी के यूनियन बोल रहे नहीं इतना बढ़ाओ, तो जो कंपनी है वो नहीं बढ़ा रही, ठीक है। तो ये जो वर्कर्स है उनका लॉस हो रहा है, तो मतलब इसमें एक अगर पार्टी जीती तो दूसरी पार्टी का उसमें लॉस हो जाता है। तो ये विन लॉस वाली सिचुएशंस होती है, विच इज नॉट कंडक्टिव फॉर मेंटेनिंग कॉर्डन। तो एक अच्छा पॉजिटिव इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बनाने के लिए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर एक ही पार्टी हारती जाएगी, उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनी जाएगी, तो ये एक अच्छा इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बना के नहीं रखेगी। इंडस्ट्रियल रिलेशन होता है शांति बना के रखना मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, ठीक है। अगर इस तरीके का बार्गेनिंग होगा डिस्ट्रीब्यूटिव, जहां पर मैनेजमेंट अपनी सारी बात मनवाएगा और आपकी कोई भी बात नहीं सुनेगा, तो इसको एक अच्छा कॉर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग क्या होता है। इसमें भी जो है नेगोशिएशन के बारे में बात की जाएगी, ऑन विच बोथ पार्टीज में गेन और एटलीस्ट नीदर वन लॉस और विन। मतलब इसमें या तो दोनों पार्टी जीतती है या फिर किसी का लॉस तो नहीं होता। इसमें क्या हो रहा है कि एक का लॉस हो रहा है, उसी से दूसरे का फायदा हो रहा है, बट इसमें कोई हारेगा तो नहीं, या तो दोनों जीतेंगे, हारने का कोई सिस्टम नहीं है। विच इज आइडियल सिनेरियो फॉर मेंटेनिंग कॉर्डर। अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बना रहे, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप बना रहे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग होनी चाहिए। डिस्कशन ओवर बेटर जॉब एवोल्यूशन सिस्टम और बेटर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉय मे बी सेटेड। तो इसका एग्जाम्पल है कि कैसे अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम लाने चाहिए या कैसे अच्छा जॉब एलिवेशन सिस्टम लाना चाहिए, तो उन सब की बात इंटीग्रेटेड बार्गेनिंग में की जाती है। सो दो ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटीग्रेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव दो विन लॉस वाली सिचुएशन है, इसमें कंपनी का सारा फायदा और वर्कर्स की बिल्कुल भी बात नहीं सुनी जाएगी। इंटीग्रेटिव में दोनों का फायदा, आधी बातें यहाँ सुनी जाएगी, आधी बातें इनकी सुनी जाएगी, ठीक है। तो ये विन विन सिचुएशंस को बताता है।
व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मीन थ्रू विच ए कंपनी इनकॉर्पोरेट इन्वायरमेंटल सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट कंसर्न्स इनटू इट्स प्लानिंग एक्शन टू इंश्योर दैट इट्स ऑपरेशन आर इथिकल एंड बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है वो सोसाइटी की वजह से, जैसे कोई कंपनी लाखों का करोड़ों का टर्नओवर कमा रही है तो वहाँ सोसाइटी के जो लोग हैं, जो वहाँ के लोग काम करते हैं उसकी वजह से, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है। तो वही आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं ना, कुछ कंपनीज क्या करती है कि कोई गार्डन बनवा दिया, कोई स्कूल्स बनवाती है, कुछ कंपनीज बनाती है, काम करती है जहाँ पे वो कंपनी ऑपरेट करती है। तो वो ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि वो उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आता है। जितना भी उनका नेट प्रॉफिट है 2% पैसा उनको जो है मैंडेटरी हो जाता है। पहले ये ऑप्शनल था, मतलब पहले चाहे तो मर्जी हो ना हो, मैंडेटरी नहीं था पहले शुरुआत में, लेकिन फिर देखा कि बहुत सारी कंपनी तो बहुत ज्यादा कंजूस है, वो तो कुछ बनवाते ही नहीं है, तो इसीलिए गवर्नमेंट को उसको बाद में मैंडेटरी करना पड़ा। ठीक है, तो आप मैंडेटरी के, अगर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, आप सोसाइटी की वजह से फायदा उठा रहे हैं, तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है, आपको भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो वही आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाएगा। इट इज अ मीन थ्रू विच कंपनी इनकॉर्पोरेट इन्वायरमेंटल सोशल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट कंसर्न्स into its planning and action to ensure its operation are ethical। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि कंपनी इस बात को इंश्योर करती है कि जो भी वो ऑपरेशंस करेगी वो इथिकल होगा, ऐसा नहीं कि कुछ गलत सलत काम करे, और ऐसा काम करेगी जो कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होगा। CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज द कंटिन्यूइंग कमिटमेंट बाय बिजनेस टू बिहेव इथिकली। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो कंपनी है वो कमिटमेंट देती है कि वो इथिकली काम करेगी और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है सोसाइटी का उसके लिए वो काम करेगी, वाइल इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ वर्कफोर्स। तो जो वर्कफोर्स काम कर रहे हैं उनकी जो लाइफ की क्वालिटी उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेगी, और उनकी फैमिलीज या जो लोकल कम्युनिटीज जहाँ पे वो कंपनी काम करती है या सोसाइटी एट लार्ज, तो वो सबके लिए काम करेगी, ऐसा वो बताती है अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। इट इज अ मैनेजमेंट कंसेप्ट, ये एक मैनेजमेंट कंसेप्ट होता है जहाँ पे कंपनी क्या करती है, इंटीग्रेट करती है अपनी सोशल और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इनटू बिजनेस ऑपरेशन। तो जो भी आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें आपको सोशली, मतलब लोगों के बारे में, इन्वायरमेंटली नेचर के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ठीक है, CSR is generally understood as being the way through which a company achieve a balance of economic। तो CSR के थ्रू कंपनी एक बैलेंस बना के चलती है। इकोनॉमिक मतलब अपना प्रॉफिट, इन्वायरमेंट मतलब नेचर, सोशल मतलब जो लोग हैं साथ में सबको जो है लेके चलना सोशली। ठीक है, तो सोशली, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट, इन तीनों को, इन ट्रिपल चीजों को जो है मिला के चलती है, इनको बैलेंस बना के चलती है CSR में। while at the same time एड्रेसिंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर। तो जो आपके स्टेक होल्डर है, जो शेयर होल्डर है, उनका भी ध्यान रखेगी, क्योंकि जो शेयर होल्डर है वो कंपनी के मालिक है, तो उनका भी ध्यान रखना है, साथ में सोसाइटी का भी ध्यान रखना है, और इन्वायरमेंट का भी और इकोनॉमी का भी, तो सभी को ध्यान में रख के लेके एक साथ चलना है। द की टर्म्स इन CSR इज 3P। तो यहाँ पे जो CSR में जो काम होता है उसमें 3P है। 3P में पहला प्रॉफिट, पीपल, प्लान। हमें अपने प्रॉफिट के लिए भी सोचना है, लोगों के लिए भी सोचना है और प्लेनेट के लिए भी सोचना है। तो ये 3 चीजें आपके CSR में आती है। तो मतलब ऐसा नहीं कि हम सारा काम सिर्फ समाज सेवा के लिए करें, तो कंपनी के स्टेक होल्डर्स का क्या होगा, तो हमें प्रॉफिट का भी सोचना है, जो लोग हैं उनका भी सोचना है, जो सोसाइटी में रह रहे हैं। प्लेनेट, ऐसा नहीं कि हम इन्वायरमेंट को बिल्कुल हार्म पहुंचा रहे हैं अपने प्रॉफिट के चक्कर में। मान लीजिए आप 2000 करोड़ का प्रॉफिट कमा रहे हैं और आपने 2000 करोड़ में से मान लीजिए 200 करोड़ का कुछ अच्छा काम कर दिया लोगों के लिए, ठीक है, वहां के लोगों के लिए स्कूल्स बनवा दिया, कुछ अच्छा कर दिया, बट आप जो है नेचर को बहुत हार्म कर रहे हैं, तो भी काम नहीं चलेगा। आपको तीनों का सोचना पड़ेगा कि आप कुछ ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसकी वजह से नेचर को हार्म पहुंचे। प्लेनेट का भी आपको ध्यान रखना है, लोग जो है सोसाइटी उनका भी ध्यान रखना है, इसमें आपके खुद के स्टाफ, उनकी फैमिली वो भी आ जाएंगी। प्रॉफिट, आपको अपनी कंपनी के बारे में भी सोचना है। तो तीनों चीजों को बैलेंस लेके चलना है, वही हो जाएगा आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी है, तो आपके लिए आपका फर्ज बनता है कि नेचर में आप अपने प्रॉफिट का तो सोच ही रहे हैं, बट साथ में वहां के जो लोग हैं और जो नेचर को आप जो आर्म कर रहे हैं उसका भी आपको सोचना चाहिए। सभी के बीच में बैलेंस बना के आपको चलना चाहिए, वही होती है आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक टॉपिक आपका HR एनालिटिक्स के ऊपर भी आया था। HR एनालिटिक्स क्या होता है? HR एनालिटिक्स इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड मैनेजिंग HR रिलेटेड डेटा। तो HR के रिगार्डिंग जो भी डेटा है, ठीक है, और HR के रिगार्डिंग क्या डेटा है उसकी बात कर लेते हैं। HR के रिगार्डिंग जो भी डेटा आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए जरूरी है, तो वो सारे ही आपका HR के रिगार्डिंग डेटा हो जाएगा। तो उस डेटा को इकट्ठा करना, फिर डेटा को प्रोसेस करना कि क्या क्या है डेटा में, काम की चीजें ढूंढना, ट्रांसफॉर्म मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन उसको कन्वर्ट करना, और फिर उसको मैनेज करना। तो ये सारी चीजें आपको करनी होती है। इज द फर्दर पुट टू एनालिटिकल डेटा मॉडल्स। फिर आपके जो डेटा मॉडल है वहां पे आपको उस डेटा को लगाना है। एंड प्रोसेस ऑफ एनालिटिकल फोकस ऑन कनेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस टू स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान टू अचीव डिजायर गोल। इट यूजेस अ लेवल ऑफ डिस्क्रिप्टिव, प्रेडिक्टिव
प्रिस्क्रिप्टिव मेथड्स हैव बीन बेनिफिट्स। तो बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है कि आपको डेटा लेना है, ठीक है, किसका डेटा, अपने एचआर जो मतलब जो आपके एम्प्लॉय है उनका डेटा लेना है और उस डेटा का इस्तेमाल करना है। कहाँ पे इस्तेमाल करना है कि हम कैसे जो है मतलब यहाँ पे जो लोग हैं उनकी काम की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हमें उस डेटा की जरूरत पड़ेगी जो कि हमारी मदद कर सके कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे जो एम्प्लॉय काम करें उसकी परफॉर्मेंस को हम लोग इंप्रूव करें, करते हैं कि हम वो परफॉर्मेंस को इंप्रूव करें। तो इस चीज पे ज्यादा फोकस किया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स एनालिटिक इज डिफाइंड एज द एरिया इन द फील्ड ऑफ एनालिटिक्स। तो ये यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इन्होंने अच्छी लैंग्वेज में इसको लिखा हुआ है। एचआर एनालिटिक्स एक्जेक्टली क्या है, तो ये एरिया है एनालिटिक्स का दैट डील्स विद पीपल एनालिसिस। तो यहाँ पे लोगों की एनालिसिस की जाती है। तो एचआर एनालिटिक्स मतलब जो लोग हैं, जो स्टाफ है, उनकी एनालिसिस की जा रही है। and applying analytical process to human capital within the organizations to improve employee performance and improving employee retention। तो जो एम्प्लॉय है वो अच्छा परफॉर्म करे और जो एम्प्लॉय है वो रिटेंशन मतलब वो आप ही की ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहे। जैसे बहुत सी प्राइवेट खासतौर के आईटी कंपनी में क्या है कि स्टाफ 2-4 साल में फटाफट यहाँ से वहाँ कंपनी बार बार चेंज करते हैं। तो एचआर एनालिटिक्स की हेल्प से आप जो है अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं और साथ साथ उनका रिटेंशन रेट भी बढ़ा सकते हैं। Conceptually, HR analytics does not collect data about how your employees are performing at work। तो ये इस बारे में बात नहीं करता है। HR analytics का ये मतलब नहीं कि आपके एम्प्लॉय कैसा काम कर रहे हैं। Instead, its sole aim is to provide better insight into each human resource process। तो इसका मेन पर्पस यही है, इसका सोल मतलब इसका अकेला यही पर्पस है कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स है उसके बारे में डेटा इकट्ठा करना एंड देन यूजिंग दिस डेटा टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन ऑन हाउ टू इम्प्रूव द प्रोसेस। तो जो भी ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस है उसके बारे में डेटा को इकट्ठा करना और फिर उस डेटा की हेल्प से डिसीजन लेना ताकि आप उस जो प्रोसेस है उसको आप इम्प्रूव कर सको। तो एचआर एनालिटिक्स में एग्जैक्टली ये नहीं हो रहा कि ह्यूमन कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसका डेटा नहीं है, ये इस बात का डेटा है कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स आपके पास है उसकी परफॉर्मेंस को कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, ऐसा हम क्या करें कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी परफॉर्मेंस को हम लोग बढ़ा सके। तो वो एचआर एनालिटिक्स का मेन फोकस होता है। तो इसमें क्या होता है कि हाउ मतलब इसमें जो मेन फोकस है हाउ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूट टू सक्सेस ऑफ 4 प्रिंसिपल आउटकम्स। तो बोल रहे हैं कि आप ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट कीजिए। ह्यूमन कैपिटल कौन हो गई, आपके स्टाफ, कि आप अपने स्टाफ में क्या कीजिए, आप अपना इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, अगर आप अपने स्टाफ में इन्वेस्ट करोगे ना तो इससे क्या होगा, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेस हासिल करेगी। तो आपको अपने स्टाफ जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो जरूरी हो जाता है कि अपने स्टाफ में आप इन्वेस्ट करो, उनको आप प्रॉपर ट्रेनिंग दो, उनकी स्किल्स को डेवलप करो, उनको कोई और जैसे आपने बहुत से बैंकों में भी देखा होगा ना कि जो होता है कि आपको अगर एमबीए कुछ करना है तो बैंक आपको सैलरी भी पे करता है। तो वो इसलिए हो रहा था कि आप एमबीए कुछ बड़ा डिग्री हासिल करोगे तो आपकी जो कैपेबिलिटीज है, आपकी जो स्किल्स है वो इंप्रूव होती है। ठीक है, इमीडिएट आपको उसका असर नहीं मिलता पर लॉन्ग टर्म में वो आपको बहुत बेनिफिट पहुंचाती है। तो इस चीज का फोकस भी आपकी ह्यूमन कैपिटल में ही होता है। तो बहुत से बैंक क्या करते हैं कि आपको एमबीए कोई हाई डिग्री करनी है उसके लिए बैंक आपको सैलरी भी देता है कि कोई छुट्टी भी ले लो, पढ़ाई भी कर लो, सैलरी भी मिलेगी। ऐसा क्यों किया जा रहा है, वो इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो ह्यूमन कैपिटल है उसको बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो इससे जो 4 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन को उसकी सक्सेस होगी। जनरेट रेवेन्यू, तो अच्छा रेवेन्यू आपकी ऑर्गेनाइजेशन जनरेट करेगी। मिनिमाइज एक्सपेंस, खर्चे कम होंगे। मिटिगेशन रिस्क, तो जो रिस्क है उसको कम किया जाएगा। अब स्किल्स हो गई आपके स्टाफ में तो रिस्क भी कम रहेंगे। एग्जीक्यूटिंग स्ट्रैटेजी प्लान, कोई भी प्लान आपने बनाया उसको आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो अगर आपने सब कुछ अच्छी तरह से किया होगा तो प्लान को भी आप सही तरह से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ये सारा कुछ तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपने क्या किया हुआ है, जब आपकी जो ह्यूमन कैपिटल है उसमें आपने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया, उसके बारे में आपने पूरी जानकारी हासिल की है और जैसा चाहे उस हिसाब से आपने उनको ट्रेनिंग ये सब कुछ अवेलेबल कराया ताकि वो अच्छे से परफॉर्म करे, अच्छा रेवेन्यू जनरेट कराए, खर्चे कम हो, रिस्क जो है उसको कम किया जाए और जो स्ट्रैटेजी प्लान है उसको सही तरीके से एग्जीक्यूट कराया जाए। सो यही सारी चीज़ें आपके एचआर एनालिटिक्स में आ जाएंगी। इसमें ह्यूमन जो आपका स्टाफ है, जो एम्प्लॉय है, उनके ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है ताकि वो अच्छा परफॉर्म करे। इसमें इस बात पे फोकस नहीं होता कि अभी वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसमें इस बात पे फोकस होता है कि क्या ऐसा प्रोसेस किया जाए, उनके बारे में कैसा कौन सा ऐसा डेटा है जिसकी हेल्प से आप सही डिसीजन ले पाएंगे और आप उनके काम में इंप्रूवमेंट करा पाएंगे। इसके साथ ये जो आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कुछ और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।